हेलो बच्चा पार्टी, मैं हूं प्रशांत पाठक और मैं आप सबका स्वागत करता हूं रोशन शाह स्टडी पॉइंट पे। बच्चों, जैसा कि रोशन सर आपको बता चुके हैं कि मैं आप लोगों के साथ अब जुड़ा हुआ हूं इकोनॉमिक्स के लिए, और हम आज क्लास 11 फर्स्ट चैप्टर कवर कर रहे हैं, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी। मतलब क्या है? बहुत सीधा सा मतलब है। पढ़ने क्या आए थे? अर्थशास्त्र। सब्जेक्ट क्या लिया था? अर्थशास्त्र। और पढ़ना क्या पढ़ रहा है 11th में? सांख्यिकी। मतलब इस चैप्टर में हम सिर्फ ये सीखेंगे कि अर्थशास्त्र में सांख्यिकी की जरूरत क्या है, क्यों हम इसको पढ़ेंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं, और इस चैप्टर में हम कोशिश करेंगे, इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर के हर कॉन्सेप्ट को कवर कर दिया जाए। बच्चों देखो, सबसे पहला टॉपिक हम क्या उठा रहे हैं कि अर्थशास्त्र में क्या हम ले रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक कि अर्थशास्त्र क्या है। सबसे पहली चीज, अर्थशास्त्र क्या है। बहुत सिंपल सी बात है। देखो, अर्थशास्त्र कहता है मैं एक विषय हूं, और मैं एक ऐसा विषय हूं कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। किस मामले में? देखो, मानव के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है। मानव के पास संसाधन जो है वो सीमित है, संसाधन की पूर्ति कम है, और संसाधन की जो मांग करता है मानव, वो ज्यादा करता है। आप किसी भी चीज में चले जाओ, सबसे बड़ा उदाहरण आप पैसे को उठा लो। पैसे की हमारी जिंदगी में जरूरत क्या है? बहुत ज्यादा। डिमांड बहुत ज्यादा है, पैसों की मांग बहुत ज्यादा है, लेकिन पैसों की पूर्ति, जेब में पैसे कितने हैं? बहुत कम। तो अर्थशास्त्र कहता है मैं एक विषय हूं जो देखो किस तरीके से तुम्हारी मदद करूंगा। देखना, अर्थशास्त्र एक विषय है जो सीमित संसाधनों के विवेकशील, उम्मीद करता हूं विवेकशील का मतलब आपको पता है, समझदारी के साथ, है ना। जो संसाधन सीमित है उनका समझदारी के साथ प्रयोग करना सिखाता है, या अध्ययन करना सिखाता है। तो ये अर्थशास्त्र की एक सीधी सी परिभाषा है। उम्मीद करता हूं आप सबको ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आगे है आपके पास देखो, अर्थशास्त्र की शाखाएं। इसका मतलब है कि अर्थशास्त्र में टोटल क्या क्या होता है। अर्थशास्त्र की दो शाखाएं हैं, दो टुकड़ों में हम अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं। देखो, बहुत सिंपल सी बात है। अगर कभी भी आपके सामने कोई समस्या आई, सीमित संसाधन और असीमित आवश्यकता वाली समस्या आई, और वो समस्या छोटे लेवल पे आई, तो उसको सॉल्व करने के लिए, उसका समाधान करने के लिए जो अर्थशास्त्र है वो है व्यष्टि अर्थशास्त्र। और अगर कभी कोई समस्या है बड़े लेवल पे, बड़े स्तर पे, तो उस समस्या का समाधान, आर्थिक समस्या का समाधान जो करेगा वो है आपका समष्टि अर्थशास्त्र। एग्जाम्पल समझना। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं घर से निकला, मेरी पॉकेट में 500 रुपीज थे। अब 500 रुपए थे, मुझे स्कूटी में पेट्रोल भी डलवाना था, अपने स्टूडेंट्स के लिए नोट्स की फोटो स्टेट भी करवानी थी। मेरी वाइफ का फोन आया कि आते हुए ए जी सुनते हो, सब्जी भी लेते आना। अब यहाँ पे देखो, मेरे साथ ये समस्या है कि संसाधन सीमित है, सिर्फ 500 रुपए हैं, और आवश्यकता कई सारी है, तो मैं फंस गया ना। तो अब जिस समस्या में मैं फंसा वो छोटे स्तर की समस्या है, एक व्यक्ति की समस्या है, और इस समस्या का समाधान व्यष्टि अर्थशास्त्र के पास है। लेकिन जब समस्या पूरे अर्थव्यवस्था के स्तर पे होगी, पूरे देश के स्तर पे होगी, तो उस समस्या का समाधान जो होगा वो किसके पास होगा? समष्टि अर्थशास्त्र के पास। समझने की कोशिश करो। मान लो मैं कहता हूं भारत में बेरोजगारी, तो भारत में बेरोजगारी पूरे भारत की समस्या है। अब इस समस्या का समाधान व्यष्टि अर्थशास्त्र नहीं कर पाएगा, इस समस्या का समाधान कहां मिलेगा? समष्टि अर्थशास्त्र के पास। तो जरा समझो, देखो क्या लिखा है हमने। व्यष्टि का अर्थ होता है छोटा, छोटे स्तर पे समस्या का समाधान, और समष्टि का अर्थ क्या है? बड़ा। दूसरी तरफ देखो, यह छोटी आर्थिक इकाइयों की आर्थिक मुद्दों से संबंधित होता है। जो छोटी इकाई है उनकी समस्याओं का समाधान करता है, जैसे एक व्यक्ति की समस्या, एक उत्पादक की समस्या, एक उद्योग की समस्या, एक क्षेत्र की समस्या, है ना। तो उसके लिए व्यष्टि अर्थशास्त्र है। लेकिन समष्टि क्या कह रहा है कि समष्टि का अर्थ है बड़ा, ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था में समस्या का समाधान करता है। जैसे समग्र मांग और समग्र पूर्ति। बेटा, समग्र का मतलब होता है पूरे देश, पूरे देश की मांग। समग्र मांग मतलब एक पूरे अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं की मांग, और समग्र पूर्ति मतलब पूरे अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं की पूर्ति। देखो बच्चों, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि कई बार एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है कि व्यष्टि और समष्टि में अंतर स्पष्ट कीजिए। उम्मीद करता हूं स्क्रीनशॉट हो गया है सबका। चलो जी, अगले टॉपिक पे चलो आप मेरे साथ। देखो क्या है, अर्थशास्त्र में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा।
कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। पहला टर्म देखो क्या है, पहला वर्ड देखो क्या है, उपभोक्ता कौन है। अरे ये तो बहुत सीधी सी बात है, किसको कहते हैं उपभोक्ता? कौन होता है उपभोक्ता? अरे बहुत सिंपल, कोई भी व्यक्ति जो कोई वस्तु या सेवा खरीदेगा और उसका उपयोग करेगा वो उपभोक्ता बन जाएगा। एग्जाम्पल, मैंने ये आज ये मार्कर खरीदा है और इस मार्कर को खरीद के मैं बच्चों को पढ़ा के आया हूं, तो मैं इस मार्कर का उपभोक्ता बन गया। कोई भी व्यक्ति जो वस्तु या सेवा खरीदेगा और वस्तु और सेवा का उपयोग करेगा वो उपभोक्ता बन जाएगा। ठीक है, और वहीं पे दूसरा वर्ड है कि उपभोग क्या है। उपभोग एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसमें आप वस्तु या सेवा का उपयोग कर रहे होते हो। जब मैंने मार्कर खरीदा तो मैं उपभोक्ता हूं, और जब मैं मार्कर का उपयोग कर रहा हूं, मार्कर के उपयोग से पढ़ा रहा हूं, तो अब मैं मार्कर का उपभोग कर रहा हूं। समझ गए आप? देखो क्या लिखा है, उपभोक्ता व्यक्ति है। कौन है उपभोक्ता? व्यक्ति है जो अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए, अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए वस्तु या सेवा का उपभोग करता है, मतलब कि खरीदता है। दूसरी तरफ देखो, उपभोग क्या है, क्या लिखा है? उपभोग एक क्रिया है जिसके द्वारा अपनी आवश्यकता की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए वस्तु और सेवाओं का उपयोग किया जाता है। यार बहुत प्यास लगी है तो मैं गया एक पानी की बोतल खरीद के ले आया, तो मैं क्या बन गया? पानी की बोतल का, पानी के बोतल का मैं बन गया उपभोक्ता। और अब प्यास लगी थी मुझे तो मैंने उस पानी को पी लिया, तो अब मैं उस पानी का क्या कर गया? उपयोग कर गया, उपभोग कर गया। उम्मीद करता हूं सबको ठीक है। बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, 1 मार्कर क्वेश्चन बनता है। हाँ जी, चलो आगे चलते हैं बेटा। आगे देखो और क्या है हमारे पास आपके लिए, उत्पादक कौन होता है। अरे बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। कौन है उत्पादक? अभी मैं हूं उत्पादक। सोचो, मैं अभी बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के आया हूं, अभी मैं बच्चों को पढ़ा के आया हूं, तो मैं जब पढ़ा रहा था वहां पे तो मैंने बच्चों को एक सर्विस प्रोवाइड की, एक सेवा दी मैंने। और क्यों दी वो सेवा? ताकि मुझे प्रॉफिट मिल जाए। तो बस मैं उत्पादक बन गया। और सरल बोलूं, और सिंपल भाषा में बोलूं, वो व्यक्ति या वो संस्था जो कच्चे माल को उपयोगी वस्तु में बदल दे वो है उत्पादक। जैसे मैं मार्केट गया, मैं वहां से आलू खरीद के लाया और आलू से चिप्स बना के आगे बेच दिया, तो मैं हूं उत्पादक। कच्चा माल खरीदा, तैयार माल बनाया और बेच दिया और प्रॉफिट कमाया, तो मैं क्या बन गया? उत्पादक बन गया। देखो क्या लिखा है, उत्पादक वह व्यक्ति है जो आय अर्जित करने के लिए, आय पैसा कमाने के लिए वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करता है और बिक्री करता है। ठीक है सबको? उत्पादक कौन है पता चल गया। और उत्पादक काम क्या करता है बेटा? उत्पादक करता है उत्पादन। और उत्पादन क्या है मैंने बताया तो आपको, कच्चे माल को तैयार कर दो किसमें? उपयोगी वस्तु में, तो वही क्या है? आपका उत्पादन है। उम्मीद करता हूं आप सबको यहां तक ठीक है। उत्पादक व्यक्ति है और उत्पादक जो काम करता है वो उत्पादन है। और क्यों करता है उत्पादक काम ये भी पता होना चाहिए, लाभ कमाने के लिए। ले लो बेटा स्क्रीनशॉट इसका भी, ये भी 1 मार्कर क्वेश्चन बनता है कई बार आपके एग्जाम में। हो गया? चलो आगे चलते हैं हम। और देखो भाई, 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स आप कर चुके हो, उसके अलावा 2 और है आपके पास। एक है बचत क्या है और दूसरा निवेश क्या है। बहुत सिंपल ना, बचत किसे कहते हैं? आज मैंने 100 रुपए कमाए, उस 100 में से 60 तो हो गए खर्च, अभी मेरी पॉकेट में 40 बचे हुए हैं जो मैंने खर्च नहीं किए, तो बस यही है मेरी बचत। देखो क्या लिखा है, पढ़ो जरा। आय का वह भाग, इनकम का वो हिस्सा जिससे आपने क्या नहीं किया? जिससे आपने उपभोग नहीं किया, मतलब बेटा खर्च नहीं किया। ये पैसे तो खर्च हो गए, ये तो खत्म हो गए, और ये जो 40 बचे हुए हैं ये आपकी बचत है। ठीक है? और निवेश क्या होता है? बहुत सिंपल, जो आप पैसे बचाते हो ना बेटा, अगर उन बचाए हुए पैसों से आप कोई पूंजीगत वस्तु खरीद के ले आओ। पूंजीगत वस्तु ये क्या होता है सर? पूंजीगत वस्तु का मतलब कोई ऐसी चीज जो आपको कमाने में मदद करे। तो बस जैसे ही आपने अपने बचाए हुए पैसे किसी पूंजीगत वस्तु को खरीदने पे लगा दिए, तो मतलब बेटा आपने कर दिया निवेश, है ना। उदाहरण दूं भाई, मैं ना पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूं और पढ़ा के थोड़ा थोड़ा मैंने बचत की, और अब उस बचत वाले पैसों से मैं ये पैनल ले आया आपके लिए। तो ये पैनल जो मैं लेके आया, तो मैंने क्या किया? इसमें पैसे निवेश कर दिए।
समझ गए आप मेरी बात? देखो क्या लिखा है, यह उन परिसंपत्तियों की खरीद है। देखो ये परिसंपत्ति, इसको मैंने खरीदा है, उन परिसंपत्तियों की खरीद पर किया गया व्यय है जो हमें आय प्रजनन में सहायता करेगी। अब देखो ना, ये परिसंपत्ति जिससे मैं खरीद के लाया अपने बचाए हुए पैसों से, और इसकी मदद से मैं आय कमाऊंगा, तुम्हारे लिए वीडियो बनाऊंगा, तुम्हें पढ़ाऊंगा, तुम्हें तुम्हारी क्लास का टॉपर बना दूंगा। ठीक है, तो ये है आपके दो टर्म, बचत और निवेश। देख लो बच्चा पार्टी, जरूरत है तो स्क्रीनशॉट ले लो इसकी भी। चलो आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। देखो क्या है आगे आगे है सांख्यिकी क्या है। बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज स्टैटिक्स? सांख्यिकी किसे कहते हैं? क्या है सांख्यिकी? अरे यार, किसी भी समस्या पे आप जाओ और न्यूमेरिकल का मतलब होता है संख्यात्मक। आप जाओ और किसी भी समस्या पे न्यूमेरिकल मतलब संख्यात्मक सूचना इकट्ठा करके ले आओ। बस वो जो आपने संख्यात्मक सूचना किसी भी चीज पे इकट्ठा किया ना, वही सांख्यिकी है। उदाहरण दूं, उदाहरण समझना। तुम्हारी क्लास में 10 बच्चे हैं, ठीक है, और अब तुम ये जानना चाहते थे, तुम भी अपनी क्लास में हो, अब तुम ये जानना चाहते थे कि तुम्हारी क्लास में टेस्ट में फर्स्ट कौन आया, क्योंकि अभी तुम्हारा मान लो 25 मार्क्स का टेस्ट हुआ था। अब तुम एक एक बच्चे के पास गए और सबसे उसका रिजल्ट पूछ रहे हो कि भाई तेरा रिजल्ट बता, तू बता, तू बता। अब देखो यहां तुम क्या कर रहे हो, यहां पे तुम संख्या के रूप में सूचना इकट्ठा कर रहे हो, और सूचना इकट्ठा करने के टाइम तुम्हारे दिमाग में एक उद्देश्य चल रहा है कि मैं जानना चाहता हूं कि 10 बच्चों में से मेरी क्या पोजीशन है मेरी क्लास में। ठीक है, तो ये जो संख्या के रूप में आपने सूचना इकट्ठा की, जो बच्चों के नंबर इकट्ठा किए कि किसके कितने नंबर आए, बस यही है सांख्यिकी। बहुत सिंपल भाषा, किसी भी समस्या को संख्या के रूप में परिवर्तित कर देना ही सांख्यिकी है। देखो क्या लिखा हुआ है हमारे पास, सांख्यिकी संख्यात्मक सूचनाओं का भंडार है। क्या है? सांख्यिकी भंडार है। किसका भंडार है? सूचनाओं का। लेकिन सूचना कौन से रूप में होनी चाहिए? संख्या के रूप में। अगर संख्या के रूप में नहीं है तो फिर वो सांख्यिकी नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखना है। आओ जी देखो और क्या है, सांख्यिकी की परिभाषा दो तरीकों से देते हैं, एक है एक वचन के रूप में और दूसरा है बहुवचन के रूप में। सांख्यिकी एक वचन, सांख्यिकी बहुवचन। मैं आपको कहता हूं कि आप इस डेफिनेशन को 2 मिनट के लिए भूल जाओ, क्योंकि ये कुछ भी नहीं है। अभी आप देखो कि क्या है सांख्यिकी एक वचन, क्या है बहुवचन, लेकिन उसको समझने से पहले मैं आपको एक दूसरी चीज समझाता हूं। देखो ध्यान देना, यहां पे देखो क्या लिखा है, सांख्यिकी की विशेषताएं, कि भाई जो सांख्यिकी होती है उसमें क्या विशेषताएं होती है। ये देखो, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो सांख्यिकी की विशेषताएं हैं। सांख्यिकी की पहली विशेषता कि ये तथ्यों का समूह होता है। समूह होता है मतलब ग्रुप में होता है। मतलब अगर आप अकेले नंबर को उठा के लेके आते हो, जैसे सपोज टेस्ट हुआ 10 बच्चों का क्लास में और आपने एक बच्चे से उसका रिजल्ट पूछा, वो बच्चा कह रहा है कि मेरे तो 25 में से 20 आ गए, तो क्या ये एक बच्चे का रिजल्ट सांख्यिकी है? नहीं जी नहीं। सांख्यिकी साफ कहता है कि मैं तभी होऊंगा जब मैं समूह में होऊंगा। अगर अकेला नंबर लाओगे तो वो सांख्यिकी नहीं हो सकती है। इस बात को अपने दिमाग में बसा लो कि सांख्यिकी तथ्यों का समूह है, अकेली संख्या को सांख्यिकी नहीं बोलते। दूसरा देखो, सांख्यिकी कहता है भाई साहब मैं संख्या के रूप में होना चाहिए। आप गए अपने एक फ्रेंड से पूछा भाई तेरा रिजल्ट कैसा आया, वो कहता बहुत अच्छा। क्या ये सांख्यिकी है? नहीं, ये गुणात्मक सूचना है। उसने गुण बताया कि मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आया, कितना आया वो नहीं बताया, संख्या में नहीं बताया, तो ये सांख्यिकी नहीं है। आपको पता होना चाहिए सांख्यिकी समूह में होता है, सांख्यिकी संख्या के रूप में होता है। अगली बात पे ध्यान देना, एक व्यवस्थित तरीके से एकत्रित करते हैं सांख्यिकी को। बच्चा इसमें ना आगे एक चैप्टर है, चैप्टर का नाम है कलेक्शन ऑफ डेटा, और उस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि सांख्यिकी को इकट्ठा करने के, एकत्रित करने के कई सारे तरीके हैं। तो बस वही यहां पे बोला गया कि सांख्यिकी को हमेशा कैसे एकत्रित किया जाता है, व्यवस्थित तरीके से। उसके बाद देखो एक और पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, पूर्व निर्धारित उद्देश्य के लिए हम सांख्यिकी एकत्रित करते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझना।
अगर आप अपने ग्रुप में खड़े हो, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ खड़े हो और ऐसी बातों बातों में आप एक दूसरे से पूछ रहे हो कि यार तेरे पापा कितना कमाते हैं, मेरे पापा इतना कमाते हैं, आप ये बता रहे हो, मतलब सारे फ्रेंड्स आपस में एक दूसरे के पापा की इनकम का पता लगा रहे हैं, ऐसी बातों बातों में पता लगा रहे हैं, तो वो जो सूचना आपने इकट्ठा की ना, वो सांख्यिकी नहीं है। इस बात को आप अपने दिमाग में बसा लो। क्यों? क्योंकि वो संख्या इकट्ठा करने के टाइम आपके दिमाग में कोई उद्देश्य नहीं था। चलो दूसरा एग्जांपल देता हूं। मान लो आप 5-6 फ्रेंड का ग्रुप है और आप लोगों ने मतलब डिसाइड किया कि यार एक काम करते हैं, सबके पापा की इनकम का पता लगाते हैं और जिसके पापा अच्छा कमाते होंगे ना, उसको हम कहेंगे आज तू पार्टी दे हमें। अब देखो, अब पांचों फ्रेंड एक दूसरे की पापा की इनकम पूछ रहे हैं, भाई तेरे पापा कितना कमाते हैं, तेरे पापा कितना कमाते हैं। अब पता चला कि जो रामलाल है ना तुम्हारा फ्रेंड, उसके पापा सबसे ज्यादा कमाते हैं, 2 लाख रुपए पर मंथ कमाते हैं, और तुमने उससे बोला चल भाई पार्टी दे, आज तेरी तरफ से पार्टी होगी क्योंकि तेरे पापा सबसे ज्यादा कमाते हैं। अब यहां पे क्या था, यहां पे जब आप संख्या इकट्ठा कर रहे थे तो आपके दिमाग में एक उद्देश्य चल रहा था। उद्देश्य ये कि जिसके पापा सबसे ज्यादा कमाते होंगे उससे हम पार्टी लेंगे, है ना। तो बस अब जो आपने संख्या इकट्ठा की, वो संख्या क्या है, आपका पूर्व निर्धारित उद्देश्य है ना। आपने एक उद्देश्य को सोचते हुए संख्या इकट्ठा किया, तो बस वो सांख्यिकी है। ठीक है, पहली बात सांख्यिकी किस में होना चाहिए, समूह में होना चाहिए। दूसरी बात सांख्यिकी संख्या में होना चाहिए। तीसरी बात सांख्यिकी को सही तरीके से इकट्ठा करना है। चौथी बात कि जब सांख्यिकी को आप इकट्ठा करोगे तो पूर्व निर्धारित उद्देश्य होना चाहिए। अगली बात, उचित स्तर पर मतलब शुद्धता के साथ, एक्यूरेसी के साथ सांख्यिकी को इकट्ठा करना है। क्योंकि अगर आपने सांख्यिकी को गलत इकट्ठा कर लिया, अगर आपने सूचना गलत इकट्ठा कर ली, तो बेटा उस सूचना के बिहाफ पे जब आप परिणाम निकालोगे, जब रिजल्ट निकालोगे, तो वो रिजल्ट भी क्या आएगा, गलत आएगा। तो ध्यान रखें, शुद्धता के साथ, एक्यूरेसी के साथ इकट्ठा करना है। अगली बात, सांख्यिकी एक दूसरे से तुलना के योग्य होनी चाहिए। तुलना के लिए एक दूसरे के संबंध में रखे जाने योग्य हो। इस बात के लिए भी मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, समझो। मेरे 3 स्टूडेंट हैं। एक से मैंने पूछा भाई तू तेरा वेट क्या है, तेरा वजन क्या है। वो कहता है सर मैं 60 kg का हूं, 60 किलो का हूं। एक से मैंने पूछा भाई तेरे 10th में कितने % मार्क्स आए, तेरा रिजल्ट क्या आया। वो बच्चा कहता है मेरा 70% रिजल्ट था। एक से मैंने पूछा भाई तेरे पापा की इनकम कितनी है। वो कहता है सर 50,000 पर मंथ मेरे पापा कमाते हैं। अब देखो, समूह में है, कई सारे लोगों की इंफॉर्मेशन है, संख्या में भी है, नंबर में लिखा है, लेकिन तो भी ये सांख्यिकी नहीं है। इसमें एक कमी है, मैं इन सूचनाओं की आपस में तुलना नहीं कर सकता हूं, कंपेयर नहीं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन एक दूसरे से अलग अलग है। अगर मैं तीनों स्टूडेंट का वजन पूछ लेता, या तीनों का रिजल्ट पूछ लेता, या तीनों के पापा की इनकम पूछ लेता, तो ये सांख्यिकी बन जाती, क्योंकि तुलना करना आसान हो जाता। बस ये बात आपको समझना है कि सांख्यिकी जो है वो हमें, इस सांख्यिकी जो है वो एक रूप में होना चाहिए, समरूप में होना चाहिए, क्योंकि उससे तुलना करना आसान हो जाता है। और लास्ट, विभिन्न कारकों से प्रभावित। ध्यान दीजिए इस बात की तरफ भी। सांख्यिकी मतलब आपने किसी से संख्या में इंफॉर्मेशन ली, सूचना लिया आपने, और वो सूचना अगर एक कारण से प्रभावित है, तो जैसे ही आप वो कारण हटाएंगे तो वो सांख्यिकी आंकड़े जो है वो सामान्य हो जाएंगे, अध्ययन की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए बोला गया कि संख्यात्मक आंकड़ों की खासियत कि वो कई सारे कारणों से, कई सारी बातों से प्रभावित होता है, एक बात से नहीं होता है। सपोज मैंने कहा यार जब मैं 10th में था ना तो मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया, मेरे सिर्फ 60% नंबर आए। तो अब इसके पीछे क्या सिर्फ एक कारण है? नहीं, कई सारे कारण है। जैसे मेरे दोस्त मेरे को अच्छे नहीं मिले, मेरे जो ट्यूशन टीचर थे सर वो बहुत छुट्टियां मार लेते थे, ठीक है, जब मैं एग्जाम देने गया तो मैं बीमार हो गया। तो ये बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया। तो आपको पता होना चाहिए कि संख्यात्मक आंकड़े कई कारणों से प्रभावित है। अरे भाई साहब बहुत ध्यान से सुनना, ये जो आपने पढ़ा ना ये VVI क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कि सांख्यिकी की विशेषताएं बताओ। ठीक है, तो अब आपको सारी विशेषताएं याद होनी चाहिए। अभी कर लो मेरे साथ याद, तो फायदे में रहोगे। सांख्यिकी समूह में होता है, सांख्यिकी संख्यात्मक रूप में होता है, सांख्यिकी को व्यवस्थित तरीके से इकट्ठा करना है। सांख्यिकी इकट्ठा करने के टाइम आपका निर्धारित उद्देश्य होना चाहिए, आपको उचित स्तर पर शुद्धता का ध्यान रख के इकट्ठा करना है। सांख्यिकी आंकड़े एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए और कई सारे कारणों से, विभिन्न कारणों से प्रभावित होने चाहिए। तो ये सांख्यिकी की विशेषता है। अरे सर
आप तो हमें सांख्यिकी की परिभाषा पढ़ा रहे थे, तो आप विशेषता पे कैसे आ गए? बेटा पता है मैं क्यों आ गया विशेषता पे? सांख्यिकी के बहुवचन के रूप में जो परिभाषा है, वो परिभाषा यही विशेषता है। अगर मुझसे कोई कहता है सांख्यिकी बहुवचन के रूप में परिभाषित करो, तो पता है मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा सांख्यिकी बहुवचन से हमारा अभिप्राय तथ्यों के समूह से है, संख्यात्मक रूप में व्यक्त करने से है, एक व्यवस्थित तरीके से एकत्रित करने से है, निर्धारित उद्देश्य होना चाहिए, कॉमा सटीक तरीके से इकट्ठा करना है, एक दूसरे से संबंधित होना चाहिए और विभिन्न कारणों से प्रभावित होना चाहिए। कहने का मतलब एक तीर दो निशाने। क्या? एक तो आपको विशेषता का पता चल गया और दूसरा आपको यह भी पता चल गया कि अगर कोई कहेगा सांख्यिकी बहुवचन में क्या होता है बताओ, तो आप इन्हीं सारे पॉइंट्स को जोड़ जोड़ के लिख देना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी तो स्क्रीनशॉट भैया ले ही लो, वीवीआई क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है जी। अच्छा, अब अभी जो परिभाषा थी वो सांख्यिकी बहुवचन में थी। अब सांख्यिकी एक वचन की परिभाषा समझनी है आपको, तो वो भी आसान है। आओ देखो, तुम्हें कुछ दिखाता हूं मैं। ये देखो, ये देखो क्या लिखा हुआ है। एक वचन के रूप में सांख्यिकी के अध्ययन की विशेषताएं। कहां गया तू हमारा विशेषता? ये देखो क्या लिखा है बच्चों। एक वचन के रूप में सांख्यिकी के अध्ययन की अवस्थाएं, विशेषताएं नहीं अवस्थाएं। जब हम एक वचन के रूप में सांख्यिकी पढ़ते हैं तो उसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं बेटा? इसी को ना सांख्यिकी के चरण भी बोलते हैं। सांख्यिकी में टोटल 5 ही काम होते हैं और वो पांचों आपके सामने हैं। जब आप सांख्यिकी करोगे, जब आप किसी भी समस्या का सांख्यिकी के रूप में अध्ययन करोगे, तो आपको ये 5 काम करने हैं। याद रखना, पहला क्या है? ये अवस्था। किसका? सांख्यिकी की अवस्था है। पहला, आंकड़ों का संकलन। संकलन मतलब होता है सबसे पहले आपको आंकड़े इकट्ठा करने पड़ेंगे। डेटा, इंफॉर्मेशन, सूचना लेके आओगे सबसे पहले। सूचना लाने के बाद दूसरा काम क्या होता है? व्यवस्थित करना। मम्मी घर में सब्जी भी लेके आती है ना, तो सब्जी को लाने के बाद उसको व्यवस्थित करती है, मतलब सही तरीके से रखती है। तो तुम तो सूचना लाए हो, इंफॉर्मेशन, तो उसको तो सही तरीके से अरेंज करोगे ना। तो पहला काम सांख्यिकी के आंकड़े आपको इकट्ठा करने हैं। दूसरा काम आपको लाते ही उसको व्यवस्थित करना है। तीसरा, सुंदर से तरीके से उसे प्रस्तुत करना है। सुंदर से तरीके से प्रस्तुत करने का मतलब है टेबल की फॉर्म में, तालिका के रूप में, चित्र के रूप में, है ना, जिस भी तरीके से आपको समझ में आता है। सारणी के रूप में, टेबल हो गया, तो उस तरीके में आपको उसको प्रस्तुत करना है। पहले इंफॉर्मेशन, सूचना लानी है, फिर उसे व्यवस्थित करना है, फिर उसे प्रस्तुत करना है, और उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आंकड़ों का विश्लेषण करना है। विश्लेषण का क्या मतलब है? अध्ययन करना है। सपोज मैं 5 बच्चों का रिजल्ट लेके आया, एक बच्चे के 20 नंबर आए, एक के 15 आए, एक के और 15 आए, एक के और 20 आए और एक बेचारे के 5 आए। 5 बच्चों का नंबर लाया, मतलब कि कलेक्शन किया मैंने। अब कलेक्शन के बाद व्यवस्थित भी कर लिया, प्रस्तुत भी कर लिया, मतलब प्रेजेंट भी कर लिया, और अब उसका एनालिसिस मतलब अध्ययन करना है। कहने का मतलब कि इस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे जो भी रिजल्ट निकालना है, सपोज मीन, माध्य निकालना है, तो इस सूचना के आधार पर मैं इसका माध्य निकालूंगा। भाई जब आपने सूचना इकट्ठा की है तो किसी काम के लिए किया होगा ना, तो जो भी काम है वो करना है। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। 10वीं क्लास में आप माध्य माध्यिका बहुलक निकालते थे ना, तो माध्य माध्यिका बहुलक निकालना आंकड़ों का विश्लेषण का ही हिस्सा है, आंकड़ों के अध्ययन का ही हिस्सा है। और लास्ट, सबसे आखिरी काम, अध्ययन हो गया, अब रिपोर्ट बनाओ। रिपोर्ट, जो भी समस्या थी जिस वजह से आपने आंकड़े इकट्ठा किए थे, तो अब आप क्या निष्कर्ष पे पहुंचे हो, किस रिजल्ट पे पहुंचे हो, उस बिहाफ पे आप रिपोर्ट बनाओ। रिपोर्ट बनाने को हमने क्या बोला? आंकड़ों का क्या करना? निर्वचन करना। अब आप ये देख लो, ये है सांख्यिकी एक वचन के रूप में उसकी अवस्थाएं। क्या क्या काम होता है सांख्यिकी में? सबसे पहला काम, आंकड़े लाओ। लाओ मतलब संकलन करो। लाने के बाद उसका क्या करो? व्यवस्थित करो, सही तरीके से अरेंज करो। फिर क्या करो? प्रस्तुत करो, तालिका में करो, चित्र में करो, प्रस्तुत करो। फिर उसका अध्ययन करो, अध्ययन मतलब विश्लेषण करो, और लास्ट में जो भी रिजल्ट है, जो भी परिणाम है, जो भी कंक्लूजन है, वो तैयार करो। ये है आपका सांख्यिकी की अवस्थाएं। अब इसको क्यों पढ़ाया सर आपने पहले? बच्चे वो मुझे पढ़ाना था ना सांख्यिकी एक वचन के रूप में परिभाषा, तो बस यही है सांख्यिकी एक वचन के रूप में परिभाषा। मुझे कोई कहता है सांख्यिकी एक वचन के रूप में परिभाषित करो, मैं पता है क्या कहूंगा? सांख्यिकी एक वचन से हमारा अभिप्राय आंकड़ों के संकलन,
कॉमा आंकड़ों के व्यवस्थितीकरण, कॉमा आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण, कॉमा आंकड़ों के विश्लेषण और आंकड़ों के निर्वचन से है। खत्म कहानी। बताओ ठीक है सबको यहां तक? उम्मीद करता हूं सबको सही से समझ में आ रहा होगा। और बच्चों यार एक्चुअल में है क्या, ये वन शॉट वीडियो हम बना रहे हैं चैप्टर की आपके लिए, तो इसलिए थोड़ा सा मैं क्विक जा रहा हूं। किसी को कोई समस्या हो तो कमेंट में बता देना, उस समस्या को दूर कर देंगे आपके लिए। चलो आओ जी, उसके बाद इस टॉपिक पे आओ। देखो क्या है, मात्रात्मक और गुणात्मक आंकड़ों में अंतर। अरे बहुत सिंपल, मैं मोटा हूं, क्या है ये, मात्रा है या गुण है? अरे भैया गुण है यार, मैं मोटा हूं ये मेरा गुण है, गुणात्मक आंकड़े। और मैं 80 kg का हूं, 80 किलो का हूं मैं, तो ये क्या है, ये क्या है, ये मात्रा है। बात खत्म। मात्रात्मक आंकड़े मतलब सांख्यिकी, संख्या के रूप में आंकड़े, और गुणात्मक आंकड़े मतलब किसी के गुण को बताना। देखो क्या लिखा है, इसमें संख्याओं में व्यक्त किया जाता है और इसमें संख्या में व्यक्त नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिए 2003-4 में प्रति व्यक्ति आय भारत की 4000 थी, ये क्या है, संख्या है। तो भैया ये मात्रात्मक इंफॉर्मेशन है। इधर उदाहरण कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है, तो ये क्या है, ये गुणात्मक उदाहरण है। ये टॉपिक बहुत आसान सा टॉपिक है, ये कुछ भी नहीं है, ये आप देख लो, फिर भी स्क्रीनशॉट ले लो, आपके काम आ जाएगा। कभी एग्जाम में तो ऐसा बहुत कम चांसेस क्वेश्चन के पूछे जाने के, बट फिर भी मैंने आपको पढ़ा दिए। आ जाओ बच्चों, बहुवचन हो गया आपका, परिभाषा हो गई सांख्यिकी की, दोनों विशेषता भी हो गई आपकी, गुणात्मक मात्रात्मक हो गया, ये भी हो गया। आ जाओ जी, बहुत इंपॉर्टेंट, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये, एक सेकंड क्लास, कहने का मतलब ये कि हम जो सांख्यिकी पढ़ रहे हैं, तो अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में सांख्यिकी क्या काम करेगा, इकोनॉमिक्स में सांख्यिकी क्या करने आया है। इकोनॉमिक्स में सांख्यिकी बहुत सारे काम करेगा। काम नंबर पहला, आर्थिक समस्याओं को समझने में सहायक होगा। एक बात बताओ, चीजों को समझना संख्या में आसान है या फिर तथ्य में? अगर मैं आपको कोई बात अभी बताता हूं, सपोज मैं आपको बोल रहा हूं, तुम्हें पता है मैं पढ़ने में बहुत होशियार था, मेरे टीचर मेरी तारीफ करते थे, तो अभी आपको मुझे समझने में समस्या हो रही है। लेकिन अगर मैं आपको ये बोल दूं, पता है तुम्हें क्लास 12th में मेरे इको में 99 मार्क्स आए थे, अब बताओ समझना आसान क्या है? 99 मार्क्स आए थे 100 में से, ये समझना आसान है? या फिर मैं अपनी तारीफें कर रहा हूं, मैं बहुत होशियार था, मेरे टीचर मेरी तारीफ करते थे। अब बताओ किस तरीके से चीजों को समझना आसान है? संख्या के रूप में, है ना? तो अरे यार वो 99 मार्क्स वाली बात झूठ है। सच में कितने नंबर आए थे मैं नहीं बताऊंगा, ध्यान रखना। हाँ देखो क्या है, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व, तो सबसे पहला महत्व कि जितनी भी आर्थिक समस्या है, जैसे गरीबी आर्थिक समस्या है, निर्धनता, एक ही बात है, गरीबी, निर्धनता, बेरोजगारी आर्थिक समस्या है, तो उन सारी समस्याओं को समझना आसान बना देता है सांख्यिकी। दूसरी बात देखो क्या है, तथ्यों को निश्चित रूप में प्रस्तुत करने योग्य बनाता है। मतलब कि जो समस्या है उसको निश्चित रूप मतलब एक संख्या के रूप में प्रस्तुत करने में सहायक बनाता है। तो सांख्यिकी का दो महत्व, एक आर्थिक समस्याओं को समझना आसान कर देता है और दूसरा आर्थिक समस्याओं को संख्या के रूप में प्रस्तुत कर देता है, जिसकी वजह से समस्याओं को समझना आसान हो जाता है। ये दो महत्व हैं सांख्यिकी के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। इससे पहले मैंने इंपॉर्टेंट किसको बोला, सांख्यिकी की विशेषता को, जो बहुवचन के रूप में परिभाषा भी बनी थी। और अब इंपॉर्टेंट किसको बोल रहा हूं, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व। बहुत इंपॉर्टेंट, समस्या को समझना आसान बना देगा, आर्थिक समस्या को, और आर्थिक समस्या को संख्या के रूप में प्रस्तुत कर देगा। आओ जी चलो अगली देखो क्या है पॉइंट, सांख्यिकी आंकड़ों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करता है ना। सांख्यिकी मतलब संख्या और संख्या मतलब संक्षिप्त, छोटा रूप। तो जो भी समस्या है उसका संक्षिप्त रूप, छोटा रूप सांख्यिकी बताता है। उसके बाद ये ले लो स्क्रीनशॉट, अगर तुम्हें लेना है, पॉइंट एक्सप्लेन करना है तो बस सिंपल सी बात लिखिए कि ये देखो ना, संक्षिप्तीकरण में सहायक होता है, चीजों को आसान करने में सहायक होता है, छोटा करने में सहायक होता है। चलो अगला क्या है, तीसरा महत्व क्या है, सांख्यिकी आर्थिक समस्याओं, सांख्यिकी आंकड़े को संक्षिप्त रूप, अरे यार ये पॉइंट तो हमारा हो गया ना, एक सेकंड,
ये वाला पॉइंट नंबर 4 देखो आप, है ना, क्या है, सांख्यिकी आर्थिक कारकों के मध्य संबंध की स्थापना करता है। सही है क्या? पहला क्या था, सांख्यिकी क्या करता है, समस्या को समझना आसान बना देता है, दूसरा समस्या को संख्या के रूप में कर देता है, तीसरा समस्या को संक्षिप्त कर देता है, और चौथा सांख्यिकी आर्थिक कारकों के मध्य संबंध की स्थापना करता है। मतलब कि जो भी कारण है सांख्यिकी वो हमें बता देता है कि समस्या के पीछे कारण क्या है, क्योंकि चीजें संख्या के रूप में चली जाती है तो कारण को, समस्या के पीछे जो रीजन है उसको समझना आसान हो जाता है। उसके बाद देखो 4th के बाद आपके पास 5th पॉइंट क्या है, नीतियों का निर्माण करने में सांख्यिकी बहुत मदद करता है। जैसे समय समय पे सरकार को बहुत सारी चीजों को लेकर नीतियां बनानी पड़ती है, जैसे डिमोनेटाइजेशन किया गया, विमुद्रीकरण, तो वहां पे नीति बनाई गई ना कि किस तरीके से करना है, कौन सी करेंसी को बंद करना है, कौन सी नई करेंसी लानी है, किस तरीके से करना है, कितने दिन में करना है। तो किसी भी प्रकार की कोई भी नीति अगर बनानी है तो उस नीति को बनाने में सांख्यिकी मदद करती है। अरे यार, वो जब तुम अपना टाइम टेबल बनाते हो तो वो भी तो तुम संख्या में लिखते हो ना कि इतने बजे से इतने बजे तक मैं ये काम करूंगा, तो तुमने समय लिया, समय लिखा, संख्या लिखा, मतलब नीति बनाने में सहायक है सांख्यिकी। ठीक है, आर्थिक संतुलन बनाने में सहायक होता है। यार ये आर्थिक संतुलन किसे कहते हैं? सिंपल सी भाषा, जब समग्र मांग एडी और समग्र पूर्ति एएस दोनों देश में बराबर है तो आर्थिक संतुलन है। मतलब देश जितनी डिमांड कर रहा है देश में उतनी ही पूर्ति है, तो इसे आर्थिक संतुलन कहते हैं। लेकिन हमेशा ऐसा हो जरूरी है नहीं, कभी तो ऐसा होता है कि मांग ज्यादा हो जाए और पूर्ति कम, मतलब देश में समग्र मांग ज्यादा, लोग चीजें खरीदना ज्यादा चाहते हैं, पूर्ति है नहीं, और कभी ऐसा हो जाता है समग्र मांग कम और समग्र पूर्ति ज्यादा, मतलब कि मांग कम है और पूर्ति ज्यादा है। तो ये दोनों स्थिति में देश असंतुलन में चला गया। तो उस असंतुलन को दोबारा संतुलन में लाने का काम कौन करके देगा आपको? सांख्यिकी। कैसे करके देगा, सब यहां पे कैसे सीखोगे, अगले चैप्टर में सीखोगे। बस इतना ध्यान देना कि संतुलन में लाने का काम किसका? सांख्यिकी का। ये पॉइंट नंबर था आपका 5वां या छठा पॉइंट था आई थिंक। अब देखो सांख्यिकी की सीमाएं बताते हैं भाई। सीमाओं को देखने से पहले एक बार देख लो कि सांख्यिकी का महत्व क्या है। पहला, सांख्यिकी समस्या को समझने में आसान कर देता है क्योंकि संख्या में चला जाता है। दूसरा, तथ्यों के निश्चित रूप में प्रस्तुत करता है, मतलब संख्या के रूप में प्रस्तुत करता है। अगला, सांख्यिकी समस्या को संक्षिप्त छोटा बना देता है। अगला, सांख्यिकी जो है कारणों का भी पता लगाता है, मतलब कि जो समस्या है उसके पीछे क्या कारण है उनको समझने में सांख्यिकी आपकी मदद करता है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट क्या है आपके पास, देखो जरा, नीति बनाने में सहायक होता है। और लास्ट पॉइंट, संतुलन, अर्थव्यवस्था में संतुलन लाने का काम सांख्यिकी का है। तो ये एक इंपॉर्टेंट और आसान क्वेश्चन था। अभी तक मैंने इस चैप्टर में बड़े क्वेश्चनों में 2 क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कहा है, एक तो इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स मतलब सांख्यिकी का महत्व, और दूसरा सांख्यिकी की विशेषता। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है बड़े नंबरों के लिए। अब एक और आसान लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो क्या है, सांख्यिकी की सीमाएं। मैं क्या कह रहा हूं ना, जो सांख्यिकी की विशेषताएं है ना, भूल गए ना तुम, मुझे पक्का पता है भूल गए तुम, एक बार सुन लेना। सांख्यिकी की विशेषताएं जो है वही सांख्यिकी की सीमा बन जाती है। देखो क्या लिखा है, सांख्यिकी व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन नहीं करता है। अरे ये तो सांख्यिकी की विशेषता थी कि ये समूह में चीजों को समझता है, तो समूह में समझता है, ये विशेषता है। और यही कमी भी है कि अकेली संख्या को सांख्यिकी नहीं समझ पाता है। दूसरा, वो देखो क्या है, सांख्यिकी केवल संख्यात्मक तथ्यों को समझता है। अरे ये तो विशेषता थी कि सांख्यिकी संख्या में समझता है, यही सीमा भी है कि सांख्यिकी के आगे गुणात्मक चीज लेके जाओ ना कि मेरे 4 दोस्त हैं, हम चारों मोटे हैं, सांख्यिकी को समझ में नहीं आएगा। लेकिन जाके बताओ सांख्यिकी को कि हम 4 दोस्त हैं और चारों का वजन ये है, इसका माध्य निकाल दे, सांख्यिकी समझ जाएगा। तो पहली समस्या कि सांख्यिकी जो है क्या करता है, व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन नहीं करता। दूसरा, संख्या वाले चीजों का ही अध्ययन करता है, सांख्यिकी केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन करता है, गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन नहीं करता। अगला देखो, सांख्यिकी सफेद झूठ होता है, सांख्यिकी औसतन सत्य होता है, सांख्यिकी का परिणाम 100% सत्य नहीं होता है। कहने का मतलब समझना, मेरा एक बच्चा है राम, ठीक है, जय श्री राम, मेरा एक बच्चा है राम, वो राम जो है 7वीं क्लास में मेरे पास आया था। अब 7वीं में उसके ना 60% नंबर आए, कहीं और पढ़ता था, मेरे पास नहीं पढ़ता था। 8वीं में मैंने उसे पढ़ाया, खूब पढ़ाया, खूब पीटा, और अब वो 65% नंबर ले आया।
9वीं में वो 70% नंबर ले आया, 10वीं में उसके 75% नंबर आए। बताओ 11वीं में कितने आएंगे? वाह, सब बता रहे हो मुझे, 80%। भविष्यवाणी कर रहे हो तुम। लेकिन क्या जरूरी है कि उसके 80 ही आए? क्या ये जरूरी है कि उसके 80% नंबर आए? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो दोबारा 60% ले आए, ऐसा भी तो हो सकता है वो 95% ले आए। मतलब सांख्यिकी के बिहाफ पे तुमने 5-5 बढ़ा के मुझे बता दिया कि अब 80% आएंगे, लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि उसके 80 आए। 80 से कम भी आ सकते हैं और ज्यादा भी आ सकते हैं। तो मतलब सांख्यिकी ने बोला 80%, लेकिन सांख्यिकी झूठा हो सकता है। औसतन सत्य होता है सांख्यिकी का परिणाम। इसलिए कुछ लोग कहते हैं सांख्यिकी एक सफेद झूठ है। सफेद झूठ, हाँ, मतलब हमें पता है कि वो झूठ है तो भी हम उसको मान लेते हैं। ठीक है, पता होना चाहिए तुम सबको ये। तो कितनी सीमाएं हो गई? एक, अकेले संख्या को नहीं समझता, दूसरे, संख्या में ही समझता है, तीसरा, 100% सत्य नहीं होता है। ले लो भैया स्क्रीनशॉट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आएगा, तो फिर ये मत बोलना कि हमको नहीं आया। देख लो, चलो आगे चलते हैं। आगे देखो क्या है भाई, सांख्यिकी का प्रयोग केवल कौन कर सकते हैं? केवल विशेषज्ञ कर सकते हैं, सब नहीं कर सकते इसका उपयोग। जैसे मैं एक छोटा सा वर्ड यूज करता हूं, एक टॉपिक है कोरिलेशन, सहसंबंध। कुछ बच्चे सुन के सोच रहे होंगे अरे ये क्या बोल गए सर, कोरिलेशन एक टॉपिक है, सहसंबंध आपके 11वीं का ही टॉपिक है। अब आपने अभी तक सीखा ही नहीं है तो क्या आप उसका उपयोग कर पाओगे? नहीं ना। तो सांख्यिकी में बहुत सारे टूल्स हैं, टूल्स मतलब बहुत सारे जो है उसके पार्ट्स हैं, और वो सब में जब तक आप एक्सपर्ट नहीं बनोगे आप उसका यूज नहीं कर पाओगे। तो सांख्यिकी की एक और कमी कि इसका उपयोग सिर्फ विशेषज्ञ जो एक्सपर्ट बंदा है वही कर पाएगा। और एक और बात, सांख्यिकी कहता है कि एक रूपता का होना बहुत आवश्यक है। अभी सांख्यिकी की विशेषता में था ना कि अगर आप अलग अलग सूचना लाओगे, किसी का वजन, किसी के पापा की इनकम, किसी की हाइट, तो सांख्यिकी नहीं समझता है। तो ये उसकी विशेषता भी थी और यही उसकी कमी भी है कि सिर्फ समरूप आंकड़ों को सांख्यिकी समझता है। जैसे 3 बच्चे हैं, मैं बता रहा हूं, एक के 60% नंबर आए, 3 बच्चे हैं, एक के 60% नंबर आए, एक के 40% नंबर आए और एक के 80% नंबर आए। तो ये बात सांख्यिकी समझ पा रहा है क्योंकि इसमें समरूपता है। लेकिन मैं कहता हूं एक बच्चे के नंबर 60% आए, एक बच्चा 80 किलो का है, एक बच्चे के पापा 50,000 रुपए पर मंथ कमाते हैं, सांख्यिकी कहेगा ये क्या बकवास कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि सांख्यिकी सिर्फ एक रूप चीजों को समझता है। अरे भाई कुछ और बचा क्या? देखो देखो, कुछ और बचा? नहीं, कुछ नहीं बचा। चलो बच्चों, थैंक यू, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, और रोशन शाह स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फैला दो, आग लगा दो। रोशन सर तो हैं ही, साथ में मैं भी हूं आपके। थैंक यू सो मच, बाय बाय।